एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज जो पेपर हुआ है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का, उसका हल देखते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया है तो वो आया था सही विकल्प क्यों नहीं है। तो इसमें पहला है निम्नलिखित में से एसआई मात्रक नहीं है। तो कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे मीटर एसआई मात्रक है, इसके अलावा मोल भी एसआई मात्रक है, कैंडला भी एसआई मात्रक है। यहाँ पे जो लीटर होता है ये एसआई मात्रक नहीं होता है। लीटर तो आपका यहाँ पे जो है तो लीटर सही ऑप्शन रहेगा, डी नंबर ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सी, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन है और 13 इसके क्या है परमाणु द्रव्यमान है में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 7 रहेगी न्यूट्रॉनों की संख्या। निकालते कैसे हैं 7 न्यूट्रॉनों की संख्या? आपको यदि निकालनी है तो यहाँ पे क्या करिएगा 13 माइनस यहाँ पे 6 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो ये आपका 7 क्या होता क्या है परमाणु द्रव्यमान माइनस क्या होता है परमाणु क्रमांक, अर्थात कहने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या। ए माइनस पी, पी मतलब प्रोटॉन बराबर क्या होती है जो भी संख्या आएगी तो वो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल आती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इस तरीके से निकाली जाएगी। तो यहाँ पे जो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 7 होगी, याद रखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होगा? आयनन विभव की बात कर रहा है कि आयनन विभव किसका सर्वाधिक होगा। तो आवर्त सारणी में यदि बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। आयनन विभव मतलब विरगित इलेक्ट्रॉन, विरगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा। तो यहाँ पे सबसे कम क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे सोडियम की सबसे कम रहेगी, फिर क्या रहेगी? फिर मैग्नीशियम की रहेगी, फिर कार्बन की रहेगी, और सबसे अधिक किसकी रहेगी? यहाँ पे फ्लोरीन की रहेगी। तो याद रखिए क्योंकि फ्लोरीन क्या है यहाँ पे समूह 17 का तत्व है, इसलिए फ्लोरीन की सबसे अधिक होगी। इसका आर्हेनियस के सिद्धांतानुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा आर्हेनियस के सिद्धांत अनुसार ये कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ क्या होते हैं अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं या H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH होता नहीं है, यहाँ पे OH आयन जो है तो उससे लेना नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाता ये भी नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही ये नहीं, जबकि यहाँ पे H+ आयन क्या रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है C3H8 सूत्र युक्त किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC हेतु मूल शब्द लिखिए। IUPAC हेतु मूल शब्द इसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो ट्राई किया जाता है 3 के लिए, लेकिन कार्बन के लिए नहीं किया जाता है। 1 किया जाता है तो 1 2 के लिए किया जाएगा, 2 कार्बन के लिए किया जाएगा, एक ब्यूट 4 कार्बन के लिए किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोप क्या किया जाएगा? यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या किया जाएगा? प्रोप किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर ये सही है प्रोप। यहाँ पे गलती से यहाँ पे टिक है तो ये इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे प्रोप ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा, ब्यूट यहाँ पे गलत रहेगा, ठीक, क्योंकि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोप कहते हैं। तो इसलिए प्रोप वाला ऑप्शन डी ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा। तो इसको कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा वहां पे। और अगला देखते हैं, अगला जब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? अगला क्वेश्चन आ रहा है मीथेन में सी, मीथेन जो है यहाँ पे मीथेन में HCH आबंध कोण का मान कितना होता है? तो मीथेन में आबंध कोण का मान जो होता है 109 डिग्री 8.28 मिनट, या कि आप वैसे तो क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 28 मिनट मतलब यहाँ पे 5 30 बात करें तो 30 मतलब आधा लगभग, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है 5 लिख दिया जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि 109 डिग्री 5, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में जो आपका आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। और रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान जो आपका आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 होता है। और यहाँ पे ये किलोग्राम में होता है, किलोग्राम में तो लिखा ही है यहाँ पे, तो किलोग्राम में देख लीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन कर बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी का मूल आधार क्या होता है। तो मूल आधार इसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था नया आधुनिक आवर्त नियम जो है, तो परमाणु क्रमांक। तो इसका मूल आधार क्या होगा, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी आप लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर C2H4 अणु में सिग्मा और पाई बंध द्विआबंध है। यहाँ पे जो दो द्विआबंध है, तो कौन कौन से द्विआबंध, जो डबल बॉन्ड में इसमें क्या रहते हैं, सिग्मा रहता है एक, और एक क्या रहता है, एक पाई के लिए काउंट होता है। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बंध रहते हैं। यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को, जो कि दोनों प्रकार के से अर्थात किए गए कार्य एवं ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा होता है, का व्यंजक है। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W। यहाँ पे ये इसका क्या होता है, व्यंजक होता है आंतरिक ऊर्जा के लिए। तो देखिए याद कर लीजिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सिग्मा, यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 में सिग्मा बंध की संख्या बतानी है। यहाँ पे कितने सिग्मा बंध है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे 10 सिग्मा बंध है। चलिए काउंट करते हैं कैसे 10 सिग्मा बंध है। देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, एक सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बंध हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बंध हो जाएगा। यहाँ पे एक सिग्मा के लिए काउंट होगा और एक पाई के लिए काउंट होगा। ठीक, तो अपन को तो सिग्मा ही देखने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन वाला ये क्या हो जाएगा, सिग्मा के लिए काउंट हो जाएगा, और एक कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, सिग्मा बंद होगा। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा हो जाएंगे, 3 सिग्मा हो जाएंगे। इस तरीके से कुल कितने सिग्मा हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 10। तो 10 सिग्मा बंद होते हैं। इस प्रकार के आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, 10 सिग्मा बंद रहते हैं। तो बन जाएगा ये आपसे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उन्हें विसिनल हैलाइड कहते हैं। याद रखिएगा, उनको विसिनल हैलाइड कहते हैं या विग हैलाइड कहते हैं। जब 2 समीपवर्ती, जैसे देखिए यहाँ पे क्या रहता है, जब 2 समीपवर्ती इस तरीके से जैसे CC लिखे हैं, यहाँ पे क्या है, Cl यहाँ पे जुड़ा हो और यहाँ पे Cl जुड़ा हो, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े। ठीक, तो इस तरीके से ये वाले में ये क्या कहलाते हैं, आपका विसिनल हैलाइड कहलाते हैं। निकटवर्ती मतलब आजू बाजू वाले, पास वाले पे 2 जब क्या जुड़े हों, हाइड्रोजन जुड़े हों, तब उसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। और यदि एक ही में जुड़े होते हैं तो यहाँ पे जेमिनल कहते हैं। जब एक ही में 2 हाइड्रोकार्बन, एक ही कार्बन पे क्या होता है, 2 हैलाइड जुड़े होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग पे जुड़े हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे, विसिनल कहेंगे। तो वही पूछा था क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला, तो आपका यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन का सही सूत्र है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट 5 यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो ये असत्य है। यहाँ पे क्या है, जो 9 जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर होना चाहिए, 9/5 होना चाहिए। तो ये इसलिए ये गलत है। सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम की पतली शीट पर अल्फा कणों के प्रहार से न्यूट्रॉन की खोज की। तो ये सत्य है, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, ये आपको पता है। और ये याद रखिएगा कि बेरिलियम की पतली शीट पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी करके की थी। NH3 अमोनिया पर sp3 संकरण होता है, वह आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होती है। बिल्कुल सही है ये। अमोनिया में क्या होता है, sp3 संकरण होता है और उसकी आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिड। तो ये सत्य है।
इसका दहन में ऊर्जा उष्मा डेल्टा एच का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये गलत है, यहाँ पे डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य रहेगा। यहाँ पे धनात्मक की अगर ऋणात्मक होता तो सही रहता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 में पहले कार्बन पर संकरण sp3 है, ये सत्य है या असत्य, तो ये असत्य है। चलिए देखते हैं, आपको बता देते हैं क्यों असत्य है। इस कारण पे बात करना है आपको, देखिए इस कारण पे बात करनी है, जो ये आपका कारण है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, ये हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ पे, और एक क्या होता है पाई। तो जब यहाँ कुल सिग्मा कितने हो गए, इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 3, और यदि 3 सिग्मा बन जाते हैं तब वहां पे उसकी जो संकरण क्या रहता है, sp2 रहता है। तो इसमें कौन सा संकरण है आप देख लिए, sp2 संकरण है, और यहाँ पे क्या लिखा है, sp3 लिखा है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, एल्कीन में ज्यामितीय समव्यवस्था पाई जाती है, सत्य है। एल्कीन में क्या होती है, ज्यामितीय समव्यवस्था पाई जाती है, तो ये सत्य है। और एल्कीन लिखते हैं यहाँ पे, एल्कीन में क्या होगी, ज्यामितीय समव्यवस्था, ब्यूटीन हो गया, इनमें ज्यामितीय समव्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी। सही जोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग करने टाइप की आई थी, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले यदि बात करें परमाणु द्रव्यमान पूछा है, और यहाँ पे तो परमाणु द्रव्यमान किसके आधार पर नापा गया था, या किसके आधार पर क्या किया जाता है, किस परमाणु के आधार पर इसका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, सभी परमाणुओं का। तो उस आधार पर अपन को आंसर देना है, तो सी आंसर सही रहेगा आपका यहाँ पे। तो सी आंसर में क्या दिया है, C6H12 दिया है, मतलब कार्बन 12 के आधार पर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है। तो यहाँ पे पी ब्लॉक का था, तो वैसे यहाँ पे कंफ्यूज ये करता था कि कार्बन भी पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का है, तो इसलिए, लेकिन वहां पे वो परमाणु द्रव्यमान उसके आधार पर नापा गया था, इसलिए वहां पे वो ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन वाला हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। बोर्न हेबर चक्र, तो बोर्न हेबर चक्र यहाँ पे NaCl की ऊर्जा, ई नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, NaCl की चालक ऊर्जा जो रहेगी। तो यहाँ पे C3H6, तो ये क्या होता है, C3H6 एल्कीन होता है। देखिए चलिए लिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इस तरीके से लिखेंगे, कहीं पे यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे H3 रहेगा, यहाँ पे आपका H2 रहेगा, और एक H यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये क्या रहेगा, तो ये क्या है, इस तरीके की संरचना बनेगी इसकी, तो ये क्या है, एल्कीन है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा, एल्कीन। इसके बाद आपका C3H8, ये क्या है, एल्केन है, सभी यहाँ पे सभी कार्बन जो है तो सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, सभी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरीके से क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगी, और ये सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए क्या कहलाएगी, ये एल्केन कहलाएगा। तो बन जाएगा आपसे यहाँ पे, तो ये आपको सही जोड़ी थी आपकी यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, एक बात में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 44 होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए कैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन CO2, तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और यहाँ पे इसमें गुणा कितने का करना है आपको, 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 44 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 हो जाएगा, 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 32 12 कितना होगा 44। तो ये आपका सही रहेगा 44, 44। डी ब्लॉक के समीकरण के लिए तो यहाँ पे लैम्डा H/mv, या इसको H/ क्या लिख सकते, यहाँ पे लैम्डा बराबर H/P लिख सकते हैं। तो दो में से, क्योंकि P बराबर क्या होता है, mv होता है, तो इसलिए उसकी जगह पे P लिखा जा सकता है। ये म्यू रहता है वैसे कई बार। चलिए यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI को अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय क्या रहेगा, यहाँ पे HI सबसे अधिक अम्लीय रहेगा,
और इसके बाद फिर क्या रहेगा, HBr रहेगा, और फिर HCl, और फिर यहाँ पे HF रहेगा। तो इसके बढ़ते क्रम में बोला है तो पहले अपन सबसे कम वाले को लिखेंगे, तो जैसा लिखा है सेम टू सेम सही लिखा है। तो यहाँ पे सबसे कम HF, फिर HCl, फिर HBr, और फिर इसके बाद HI। तो ये इसका क्या है, बढ़ते क्रम में हो गया। मेथिल कार्बेनाइन की आकृति पूछनी है। यहाँ पे मेथिल कार्बेनाइन की क्या करनी है, आकृति बनानी है। चलिए आकृति इसकी देखते हैं। यहाँ पे इसकी आकृति के लिए कार्बन को क्या करेंगे, सेंटर में करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पास रहेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये इसकी संरचना जस्ट अमोनिया जैसे रहेगी। और यहाँ पे क्या है, एक एकाग्र यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि ऋण आयन है तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या ये किसी से प्राप्त किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी आकृति हो जाएगी। और आकृति देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये त्रिकोणी टाइप की है, ये त्रिकोणी आकृति है, और यहाँ पे ये क्या है, पिरामिड जैसे है। तो इसकी आकृति ऐसे हो रही है, त्रिकोणी पिरामिड, तो इसकी आकृति रहेगी त्रिकोणी पिरामिड। चलिए कैल्शियम कार्बाइड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसकी क्या करना है, जल के साथ क्रिया कराना है, H2O के साथ। तो 2H2O के साथ क्रिया करा देंगे तो C2H2 प्राप्त होगा यहाँ पे, और प्लस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको उत्पाद प्राप्त होगा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ अभिक्रिया का। चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ पे।